दिन ये आए, बार दिन ये आए, तुम जियो हजारों साल और एक अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत बहुत जज़ाकल्लाह आप सबका यहाँ आने का और मेरा हौसला बढ़ाने का। मेरा नाम आज बहुत इज्जत से और बुलंदी से लिया जा रहा है। मेरे नाम पे बहुत लोगों को फख्र हो रहा है और बहुत फख्र किया जा रहा है। आपको मैं बता दूं कि जब से औरत पैदा हुई है तब से वो ऐसी ही है। इस्लाम में औरत कभी कमजोर थी ही नहीं। माँ खतीजा से लेके माँ आयशा देख लीजिए। माँ खतीजा का जहां पैसा इस्तेमाल हुआ, आज माँ आयशा के लिए हम हद कहते हैं। माँ फातिमा तो ज़हरा के बच्चों ने आज इस्लाम को जिंदा रखा। तो कहाँ इस्लाम में औरत कमजोर है? कहीं नहीं। लोग कहते हैं कि मुस्लिम मर्द जो है वो औरतों को आगे बढ़ने का मौका नहीं देते। मगर मौला अली मुश्किल कुशा की बात करें, मौला अली मुश्किल कुशा क्यों, हम पहले अपनी जड़ की बात करें जो नबी पाक करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनकी ही बात करें। कहाँ उन्होंने मौका नहीं दिया। आजमाइश तो होती रहती है, क्या फर्क पड़ता है। I am a woman. If you take me as a competitor, I will compete you. You take me as a companion, I give you peace. So it's upon you कि आप मुझे किस तरह लेना चाहते हैं। मैं पैदा तो रुबीना इम्तियाज खान हुई थी। मुसलमानों में कहते हैं कि 2 जन्म 3 जन्म नहीं होते। बेशक नुजूमी हराम है, मगर इसी जन्म में मैं दोबारा पैदा हुई रुबीना अख्तर हसन रिजवी बनके। मेरे वालिद ने मुझे पैदा किया, एडुकेट किया जहाँ तक वो कर पाते। हम 5 बहनें हैं, माशाल्लाह सारी एडुकेट। जब मेरी रिजवी साहब से मुलाकात हुई, सबसे पहले उन्होंने कहा कि व्हाट यू वांट टू डू। I said I want to learn, I want to study, because जब उन्होंने तारुफ कराया अपनी टीचरों से, अपने उस्तादों से, तो I was just a graduate and I was feeling embarrassed कि ये तो सब प्रिंसिपल्स हैं, PhD हैं, and I am just a graduate, though I am Dr. Rizvi's wife। तो डॉक्टर साहब ने कहा मैनेजमेंट एडुकेटेड हो या ना हो, मैनेजमेंट होता है। बट मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मैनेजमेंट होता जरूर है, मगर मैनेजमेंट भी एडुकेटेड होता है। तो मैंने डॉक्टर साहब से गुजारिश की कि आपको मेरी पर्सनालिटी देख के क्या लगता है कि मुझे किस चीज़ में तालीम हासिल करनी चाहिए और किस तरह आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि वो मेरे शौहर हैं और बहुत अच्छी तरह मुझे जानते हैं कि बहुत बेबाक तरीके से जीना पसंद करती हूँ। औरत है, औरत हूँ और औरत की तरह जीना पसंद करती हूँ। ये सोच रखती हूँ कि मुझे कोई गिराना चाहे गिरा ना सके, मुझे कोई मिटाना चाहे मिटा ना सके। औरत है, औरत हूँ और औरत की तरह ही जीती हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है तुम वकील बन जाओ। आपको बता दूं कि मेरी पेरेंट्स की साइड और मेरे हस्बैंड की साइड आई एम द ओनली वन लॉयर। मैं पहली वकील हूँ अपने माँ बाप के घर में भी, पूरे खानदान में, और अपने शौहर के वहां पे। जब मैंने पढ़ाई शुरू की तो सब लोग ने कहा कि क्या जरूरत है, घर बैठो। मगर डॉक्टर रिजवी ने कहा क्या जरूरत है, कॉलेज में बैठो।
आई कंप्लीटेड माई BA LLB LLM। आपको पता है डॉक्टर रिजवी ने ही वो पूरा सफर तय किया। मेरे एग्जामिनेशन हॉल के बाहर बैठते थे और मुझे कहते थे पूरे 3 घंटे बिताना, कुछ ना समझ में आए तो भी कुछ भी लिख कर आना। इट वॉज डॉक्टर रिजवी। LLB करने के बाद जब मैं पहली बार कोर्ट गई तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था। डॉक्टर रिजवी की कंपनी ज्वाइन कर लिया, बट क्योंकि वो बिल्डर है और बहुत शांत स्वभाव के हैं तो सिविल लॉ मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैंने कहा ये पेड़ पौधे मुझे समझ नहीं आ रहे, आप खून करें। तो उन्होंने कहा मैंने तो किसी का थप्पड़ भी नहीं मारा है, मेरी आंख ही काफी है, मेरा नाम ही काफी है डराने के लिए। देन आई लर्न साइबर, देन आई डिड माई फोरेंसिक। I am a cyber forensic lawyer of India, and that is also an Indian Maharashtrian Muslim. Indian क्योंकि मैं हिंदुस्तानी हूँ, महाराष्ट्रन क्योंकि मैं महाराष्ट्र स्टेट में रहती हूँ, और मुस्लिम क्योंकि मैं मुस्लिम पैदा हुई। So I'm an Indian Maharashtrian Muslim. I'm sure बहुत जगह ये बातें जाएंगी और उन्हें समझ में आएगा कि मुस्लिम महिला अपने आप को किस तरह से एड्रेस करती है। So I'm an Indian Maharashtrian Muslim. आप भी ये बोलना शुरू कीजिए, क्योंकि ये कहते हैं कि हम मुस्लिम हिंदुस्तानी नहीं है। अगर अल्लाह की मर्जी होती और हमें टैटू लगाने की इजाज़त होती, जो शायद आप सबको पता है कि टैटू हराम है। जहाँ पर टैटू लगता है वहाँ की जो सेंसेशन है वो ख़त्म हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। वज़ू नहीं होता, वज़ू नहीं होता, गुस्ल नहीं होता, गुस्ल नहीं होता, नमाज नहीं होती, तुम्हारी दुआ पूरी नहीं होती। तो अगर एक टैटू की इजाज़त होती तो मैं ज़रूर हिंदुस्तानी लिख के घूमती, है ना। So I am an Indian Maharashtrian Muslim. I am the only one Muslim forensic lawyer of India. ऐसा नहीं है कि मर्द अपनी औरत को पढ़ाते नहीं। अभी ज़ेबा जी कह रही थी कि मर्द अपनी औरत को मौका नहीं देते। ये हम औरतों भी तो निर्भर करता है। हम क्यों अपनी जगह ढूंढने की कोशिश करते हैं, और जब तालीम हासिल कर लेते हैं तो मर्द के बराबर अपने आप को खड़ा करने की कोशिश करते हैं। हमें क्या ज़रूरत है किसी को अपने बराबर खड़ा करने की या किसी के बराबर जाके खड़ी होने की। हम अपना प्लेटफॉर्म खुद बना सकते हैं, हम अपनी जगह खुद बना सकते हैं, हम अपने लिए खुद से स्टेज सजा सकते हैं। हमें क्यों शिकायत मर्दों से होनी चाहिए, जब हमें अपने आप को बनाने की कुव्वत अल्लाह ताला ने पैदा होते ही टाइम पे कर दी, और ये बता दिया कि अगर बीबी हाजरा की सुन्नत अदा ना हो तो मर्दों का हर्ज नहीं होता। फिर भी हम मर्दों से शिकायत करते हैं। देखिए जरूरत क्या है हमें उनसे अपने आप को कंपेयर करने की। हम काबिल हो गए। एक बार जैसे मेरा बायोडाटा पढ़ा जाता है कि आई एम चेयरपर्सन ऑफ विमेन काउंसिल, मुझे उसी फंक्शन में बुलाया गया और बिल्कुल पीछे बिठाया गया। मुझे नज़रअंदाज किया गया बिकॉज बहुत सारे, कोई मुस्लिम महिला नहीं थी स्टेज पे, पॉलिटिशियंस लोग थे, वो भी मुस्लिम्स नहीं थे, तो मुझे पीछे बिठाया गया। और बहुत गुस्से से मैंने डॉक्टर साहब को कॉल किया एंड कहा कि डॉक्टर साहब मैं चेयरमैन हूँ और मुझे स्टेज पे नहीं बिठाया जा रहा। तो डॉक्टर साहब ने मुझे कहा, क्योंकि वो मेरे शौहर हैं और मेरे मेंटोर भी, आपने जो इतनी तारीफ की आपको मैं बता दूं कि मैं वो हूँ और वो मैं। आई एम डॉक्टर रिजवी एंड डॉक्टर रिजवी इज मी, है ना। सो बहुत नसीब वाली हूँ कि मुझे ऐसी शायद मेरे माँ बाप ने बहुत अच्छा काम किया हो, या उनकी इबादत का नतीजा है कि आई एम टुडे मिसेस रुबीना अख्तर हसन रिजवी। बताती हूँ। अच्छा है ना, ये होना चाहिए। इतनी सारी स्पीच के बाद मेरी गर्म स्पीच तो होनी चाहिए। अगर देखिए, देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन अ स्पीकर एंड ओरेटर। स्पीकर जो है वो पेज देखकर पढ़ता है, जो आपने लिखा वो पढ़ देता है, बट हम ओरेटर्स हैं, हम महफिल देख के बात करते हैं। बहुत बोर हो रहे थे लोग मेरी तारीफ सुनकर, भूख भी लगी होगी डेफिनेटली, तो मैंने कहा थोड़ा दिमाग ताज़ा कर दूं, फिर पेट ताज़ा हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने मेरे मेंटोर को कॉल किया जो है डॉक्टर अख्तर हसन रिजवी साहब। बहुत एजिटेट हो गए, तो उन्होंने मुझसे कहा कोई बात नहीं, कितने लोग हैं वहाँ पर, ऐसे मोर देन 1000 और 2000 पीपल एंड सहारा स्टार होटल, एंड मेरा पोस्टर लगा हुआ है पीछे, एंड आई एम नॉट कॉल्ड। ही सेड वेट,
वेट फॉर योर टाइम टू कम। बोले तुम हमेशा जो डायलॉग मुझे कहती हो वो अपने आप को कहने लगो। मैं जो तुम सबको कहती हो वो अपने आप को कहने लगो। तो पहले मैं आपको वो बता दूं जो मैं हमेशा सबको कहती हूँ, यह अल्लाह का स्टेज है और हम सब परफॉर्मर्स हैं। अल्लाह की अपॉइंटमेंट से लेके अल्लाह के रिटायरमेंट तक हमें परफॉर्म करते रहना चाहिए। जब जिसका किरदार खत्म हो जाएगा वो ऊपर चला जाएगा, बट सी टू इट कि जब तक आप इस दुनिया में हैं आप अपनी छवि छोड़ कर जाएंगे, ता कयामत तक आपको याद करे वो ऐसा काम कर जाएंगे। डॉक्टर साहब ने कहा तुम सबसे कहती हो, तुम अपने आप से भी कहो। जब तुम्हारा वक्त आएगा तब स्टेज वालों को और बैठने वालों को समझ में आ जाएगा। शायद मेरी बहुत सी टीचर्स इस बात की गवाह थी, मैं बिल्कुल सब्र रख कर बैठी हुई थी। जब मेरा नाम पुकारा गया और मैं जब स्टेज पे जाती हूँ, स्टैंडिंग ओवेशन विद इन 20 मिनट्स। मैंने टाइमर रखा और मैंने कहा सिर्फ 32 मिनट बोलूंगी। 31 मिनट में मैंने अपनी बात खत्म की। 32 सेकंड्स पर उन्होंने कहा कि आपके लिए शॉल और बुके। ऐसे क्या क्या? तो उन्होंने कहा मैम आपको हम शॉल और बुके देना चाहते हैं। ऐसे क्या? ऐसे तालियों की गूंज से मुझे सुनाई नहीं दे रहा है कि आप मुझे शॉल और बुके देना चाहते हैं। एक्चुअल मेरा फेलिसिटेशन हो रहा है। आप अपनी शॉल और बुके किसी और के लिए रखिए, ठीक है? 32 मिनट्स हो गए, अब चलती हूँ। आफ्टर 32 मिनट्स जब मैं सहारा के बाहर जाती हूँ, द हाफ ऑफ द हॉल गोज आउट विथ मी जस्ट टू क्लिक अ पिक्चर एंड जस्ट टू मीट मी। एक औरत हूँ, एक औरत की तरह ही जीती हूँ। तो आपको भी इंतजार करना चाहिए। कोई आपको पीछे बिठाए, कोई आपको कमतर समझाए, आपको कमतर अपने आप को समझना नहीं चाहिए। हम सब एक अजीब कुव्वत लेकर बैठी हैं। आई एम द वन हु गेव मैन बर्थ, आई एम द वन हु बॉट मैन ऑन अर्थ। तो फिर अपने आप को कमतर क्यों समझना और कमजोर क्यों? सबसे ज्यादा कमजोरी हम महिलाओं में ये है कि बाजू में किसी अगर एक महिला को दुख हो रहा है तो हम जाती नहीं, उसे समझाती नहीं, वो दर्द को बांटने की कोशिश करती नहीं, हम तमाशाई बन जाती हैं। फिर उसके बाद हम शिकायत करने लगते हैं कि उसके साथ ये हो रहा है वो। द मोमेंट यू स्टार्ट थिंकिंग फॉर योरसेल्फ, यू नो मेरे फाउंडेशन का नाम ही है हेल्प योरसेल्फ फाउंडेशन। स्टेज पे यहाँ बैठे हुए मोअज़्ज़िज़ मेहमान और हाज़िरीन जलसा, मैं रुबीना अख्तर रिजवी का बहुत ज्यादा तारीफ तो नहीं कर सकता, इसलिए कि उनको ही थोड़ा एम्बेरसमेंट हो। आज मालूम पड़ा, लेकिन ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, ऑडियंस को भी अभी मालूम तक पड़ा। जो हमारे कुछ मुकर्रीन ने उनके बारे में बताया और उन्होंने खुद अपनी आवाज में आपको सुनाया, उससे ये पता चलता है कि जो अच्छा काम करते हैं और कौम की खिदमत करते हैं उनकी लोग कदर करते हैं। हमारे बीच यहाँ पर मोहतरमा एडवोकेट रुबीना अख्तर हसन रिजवी हैं, जिनका फेलिसिटेशन आज हो रहा है, और इस बात की मुझसे ज्यादा किसको खुशी हो सकती है। और साथ ही साथ में हमारे एडवोकेट यूसुफ अब्रामी साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने ये महसूस किया कि कहीं अच्छे हीरे हैं जिनकी लोगों को तलाश है, और उन्होंने उसको हासिल किया और आपके सामने पेश किया।
इस हॉल में इस्लाम जिमखाना के मैं कम से कम 100-150 से ज्यादा मैंने तकरीरें की और अलग अलग टॉपिक पे किया है, मजहबी टॉपिक पे किया है, सियासी टॉपिक पे किया है, इल्मी टॉपिक पे किया है। और वो सारी बातें आज मुझे उन दिनों की याद दिलाती है कि ये ऐसी कामयाब जगह बंबई के अंदर है जहां पर कदरदान लोग और अच्छी अच्छी अपनी हैसियत के लोग अपना कीमती वक्त दे के यहाँ पर आते हैं और हमको सुनते हैं और वो जो अप्रिशिएट करते हैं हमारी बात सुनने के बाद, हम उसकी कोई कीमत नहीं कर सकते, कदर नहीं कर सकते। मैं यूसुफ अर्रामी साहब को बहुत सालों से जानता हूं। जब 96 में मैं लोकसभा बंबई में लड़ा था, वो समाजवादी पार्टी थी, तो समाजवादी पार्टी को बंबई में इंट्रोड्यूस करने के लिए मेरा भी बहुत बड़ा हाथ है। और उस वक्त यूसुफ अर्रामी साहब ने मेरे इलेक्शन में मुझे बहुत साथ दिया। आज तक मैं भी याद करता हूं और वो भी याद करता हूं। और मेरे इस इलेक्शन के बाद समाजवादी पार्टी, जिसको कोई नहीं जानता था बंबई में, सिर्फ कांग्रेस और सेना को जानते थे लोग सियासी तौर पर, उस वक्त ये लोकसभा के इलेक्शन के बाद पहली मर्तबा 22 कैंडिडेट जीते, जो कि बहुत बड़ी बात है। हमारे यूसुफ भाई कॉर्पोरेटर भी रहे, एमएलए भी रहे और सियासत में इनका काफी जो है काम है और लोग इनको जानते हैं। और ये खुशी की बात है कि ये घर से चले गए थे और लौट आए। इल्म के बारे में कुछ जिक्र हुआ, कुछ सोशल वर्क के बारे में जिक्र हुआ, तो कुछ बातें लोग अच्छी तरह से जानते हैं, यानी हम उनको यहाँ पर बताना नहीं चाहते, वो अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन हम उनको सिर्फ याद दिला रहे हैं कि अगर तालीम की किसी को ज्यादा जरूरत है फैमिली में, तो वो है लड़कियों की। इसलिए कि लड़कियां ही तो फैमिली बनाती हैं, लड़कियां घर चलाती हैं और लड़कियां ही आगे बढ़ती हैं जो अपने हस्बैंड की मदद करती हैं। लेकिन एक अफसोस की बात यह है कि खास तौर से मुसलमानों ये फीलिंग ऐसी है कि लड़कियों को हमको ज्यादा पढ़ाने की जरूरत क्यों है, कुछ पढ़ लें, इसके बाद में तो इनकी शादी हो जाएगी, घर का काम करेंगे। लेकिन ये मेरा तजुर्बा है कि मैंने जब से ये कॉलेज स्टार्ट किया है और एडमिशन शुरू किया है, तो मैंने अपने प्रिंसिपल को ये एक ही इंस्ट्रक्शन दिया था एज ए मैनेजमेंट, एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, कि 35% लड़की का भी अगर होगा तो उसको मार्क्स ना पूछो, उसको एडमिशन दे दो, बाकी से जो लेना है वो लेना, लड़कियों को पहले दो। और न सिर्फ ये कि उनको एडमिशन दो, बल्कि उनको एक्स्ट्रा क्लासेस दो, उनको ट्यूशन दो और उनको फाइनेंशियल हेल्प करो। डिग्री कॉलेज के अंदर हम खास तौर से लड़कियों को जो है फीस माफ कर देते हैं, उनको आगे बढ़ाते हैं
और ऐसा भी देखा है, आप उसको जानते भी होंगे, कि इकोनॉमिकली जो वीक फैमिली से आते हैं उनके लिबास कपड़े भी ठीक नहीं होते, और जो जिनकी अच्छी हैसियत होती है वो अच्छे अच्छे लिबास पहनकर आते हैं। तो आप साइकोलॉजिकली इस चीज को कंपेयर कीजिए कि उनको कितना जो है वो कमतर महसूस होता होगा। लेकिन हमने इस चीज को पहचाना और हमने ये कोशिश की कि इनको फाइनेंशियल हेल्प भी दो, ताकि ये अपने आप को जो है वो अपराइट समझे और दूसरे के बराबर समझे। तो बहुत सारी खूबियां हैं और बहुत सारे मसाइल हैं जो आवाम को समझना है। ये इल्म सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको अगर स्कूल्स का सर्टिफिकेट मिल जाए या कॉलेज की डिग्री मिल जाए तो आपने कोई चीज हासिल कर ली है। ये डिग्री और ये सर्टिफिकेट, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू है कि इसमें आपने इल्म कितना हासिल किया, इस इल्म ने आपके किरदार को कितना आगे किया, आपको कितना ऊंचा किया, और आपने कहां तक आगे की सोच रखी है। प्लानिंग ये नहीं है कि मैंने 10th स्टैंडर्ड किया है तो मैं 11th करूंगी, मैं 12th करूंगी, मैं डिग्री ले लूंगी और बस मेरा काम हो जाएगा उतना। लेकिन जरूरत इस बात की है कि आप जो भी इल्म हासिल कर रहे हैं, जो भी डिग्री ले रहे हैं, जो भी आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको इस तरह से सोचिए कि आप उसको कैसे आगे बढ़ाएंगी, नाम पैदा करेंगी और लोगों के लिए, दूसरे लोगों के लिए वो एक सबक पैदा होना चाहिए कि देखिए इनके ये अमल से, इनके ये किरदार से, इनके ये इल्म से न सिर्फ उनकी फैमिली को फायदा हुआ बल्कि उनके नेबर्स को, उनके दोस्तों को और आवाम को, लोगों को भी फायदा हुआ। तो अगर इल्म समाज की मदद नहीं कर सकता, अगर समाज को नहीं आगे बढ़ा सकता, और इल्म सिर्फ जो है वो किताबों वाला नहीं होना चाहिए, यानी आप जो सीखते हैं वो सिर्फ जो है आप किताबें पढ़ के नहीं सीखते, आप अपने काम से भी सीखते हैं। अच्छी बातें जहां भी सुनी आपने, उसको आपने नोट कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। आप अपनी आंखों से भी सीखते हैं कि आपका ऑब्जर्वेशन क्या है, आपने क्या देखा और क्या इससे हमको क्या हासिल करना है। तो ये सिर्फ इल्म जो है ये किताबों तक महदूद नहीं है, ये आपके आंखों से भी मिलता आपको है, आपके कानों से भी मिलता है और हर तरीके से मिलता है, लेकिन उसी के लिए जो अपने आप को मेंटली अलर्ट रखता है। अस्सलाम वालेकुम। स्टेज पर बैठे हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान और आज की सबसे स्पेशल हमारे जो हैं गेस्ट रुबीना मैडम, जिनको मैं जानती भी हूँ, मैडम से बहुत बार बातचीत भी हुई है और बहुत जगह पे मैंने उनको देखा है कि जहाँ भी हम बहुत सारी जगह पर मिले, ऐसी ऐसी जगह पर थे जहाँ पर रुबीना मैम को देखने के बाद एक फख्र महसूस होता है। देखिए मैं खुद एक वुमेन हूँ, लेडीज हूँ, और जब मैं देखती हूँ कि एक दूसरी लेडी इतना आगे बढ़ती है और हम सबको इतना प्राउड महसूस होता है। और जो आज का दौर चल रहा है, आपने देखा होगा आज एक न्यूज आई है इकरा हसन के बारे में, और हमने उस न्यूज को देखने के बाद मतलब देखे कि सॉरी मैं बोलूंगी कि सर मैन मेड वर्ल्ड है, आदमी चाहता नहीं है कि औरतें आगे बढ़े। क्या बात है। बहुत सारे ऐसे हैं जिनको ये पसंद नहीं है कि औरतें आगे बढ़े, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यूसुफ भाई हैं जो लेडीज को आगे बढ़ाते हैं, जिन्होंने जो हमारे
मतलब ऐसे देखिए, आज एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है जिसमें हम इतनी बड़ी शख्सियत को फेलिसिटेट कर रहे हैं, और ये यीशु भाई है जो ऐसे एक एक हीरा पकड़ के ढूंढ के लाते हैं, लेडीज में उठा के लाते हैं, और वो लोगों को बताते हैं कि देखिए, सब जेंट्स को ज्यादातर उनको बताते हैं कि देखिए ऐसी लड़कियां, लेडीज भी यहाँ है जिनकी मिसाल है। मैं मैडम आज आपके लिए एक नज्म लिखी है। मैं शायर नहीं हूँ फारूक भाई, मैं लिख नहीं सकती, लेकिन मैंने ट्राई किया है मैडम के लिए एक नज्म लिखने का, जिसमें रोशन सितारा नज्म का नाम है। रुबीना रिजवी एक नजराना अकीदत जो हर मंजिल से आगे का ख्वाब देखती है, वही रुबीना रिजवी है जो रोशनी बनती है। न सिर्फ एक नाम, एक मिसाल बन गई है, तालीम, इंसाफ और हिम्मत की ढाल बन गई है। मैडम तालीम में भी है, आपको पता है रिजवी कॉलेज है, मैडम इंसाफ में भी है, मैडम एडवोकेट है, और हिम्मत की ढाल बन गई है। वक्त ने कई इम्तिहान लिए, मैडम ये आपके लिए, जिंदगी ने रास्ते भी कठिन दिए, पर उनके इरादे कभी डगमगाए नहीं, वो तो तूफान में भी चिराग बुझाए नहीं। कानून के मैदान में जब आवाज कम थी, वो आई आवाज बनी और नई रस्म थी। फॉरेंसिक का इल्म हो या अदल का सौदा, आपने फॉरेंसिक भी किया है मैडम, मुझे पता है। उनका हर कदम बना इंसानियत का वादा। रिजवी का जहां जिसे उन्होंने संवारा, रिजवी साहब ये आपके लिए है। रिजवी का जहां जिसे उन्होंने संवारा, स्कूल से कॉलेज तक इल्म का उजाला फैलाया, बचपन की आंखों में ख्वाब जगाए। आप स्कूल भी चला रही है मैडम, कितने ही घरों में उम्मीदों के दिए जलाए, कैंसर से लड़ते जिस्मों में उम्मीद जगाई। मैडम कैंसर फाउंडेशन भी चला रही है, हेल्प योरसेल्फ फाउंडेशन से रोशनी बनाई। वो सीईओ भी है, रहनुमा भी है, मगर सबसे पहले इंसानियत की जीत है उनका।